इन साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है और पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सिलेबस है उसके जो पहले अध्याय है उससे जुड़ी हुई जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको आज हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको अभ्यास के लिए जो दिए गए हैं वो आपको 44 है, ठीक है ना, लेकिन इससे क्वेश्चन जो बनेंगे लगभग आपको 100+ बनेंगे। तो आप गौर से इन सारे चीज़ों को क्या करेंगे कि नोट करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत में विविधता में एकता है कि विशेषता किसने बताई। तो देखिए, भारत में विविधता में एकता है यह जो बताए थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आए तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री थे, ठीक है ना। और अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, ठीक है ना, वो आपको जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। फिर एक चीज़ याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या किए थे कि 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि संविधान के जो प्रारूप है, ठीक है ना, यानी कि जो उसकी उद्देशिका है उस उद्देशिका प्रस्ताव को इन्होंने क्या किया था, संविधान सभा के सामने पेश किया था। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू। चलिए, 2 में क्या करा है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श जो रखा गया है राष्ट्रीय एकता हेतु। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि प्रस्तावना से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं ये जो संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है ना, इसे संविधान का कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का कुंजी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। तो आपके मन में यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर, ये जो प्रस्तावना का विचार है हमारे देश के संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, प्रस्तावना का जो विचार है हमारे देश में आपको अमेरिकी संविधान से क्या है, प्रेरित है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वह आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या किया गया है, लिया गया है। तो यहाँ से आपसे 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह किस देश से प्रेरित है। तो वह आपको अमेरिका से प्रेरित है, जबकि आपको प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि आपको प्रेरित है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार क्या हुआ है कि संशोधन हुआ है, वो भी आपको वर्ष 1976 में। और जानते हुएगा कि वर्ष 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए, 3 में क्या कर रहा है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था। तो वह आपको राजा हरि सिंह ने किया था, ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में प्रश्न किया जा सकता है कि ये जो कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ था वह कब हुआ था। तो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, और वहाँ के जो तत्कालीन राजा थे राजा हरि सिंह, उन्होंने कश्मीर के विलय पत्र पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको डी हो जाएगा। चलिए, 4था प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो देखिए, तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अब जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से क्या था कि धारा 370 और आपको आर्टिकल जो आपको 35(1) था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अर्थात उसको निरस्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हिस्सा इसका बना लद्दाख और दूसरा हिस्सा जम्मू और कश्मीर, और ये दोनों जो है अभी भारत के संघ शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो 4 के दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएंगे वो आपको जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। हालांकि नागालैंड को भी, ठीक है ना, 371 के 1 के तहत क्या है कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि नागालैंड को 371 के ए यानी कि अनुच्छेद 371 के 1 के तहत नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। तो 4 का दिए गए ऑप्शन के आधार पर क्या हो जाएगा कि आपको जम्मू कश्मीर सही आंसर होगा, ठीक है ना, अगर ऐसा ऑप्शन रहे तब। लेकिन अब ये सारे चीज़ समाप्त है, क्या है, समाप्त है, क्योंकि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है अब एक संघ राज्य है, ठीक है ना। लद्दाख जो है एक संघ राज्य है, जो कि पहले जम्मू कश्मीर का ही क्या था, हिस्सा था। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क हो जाएगा। चलिए, 5 में
राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए राज्यों के पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर राज्यों के पुनर्गठन का कहने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए भारत जब स्वतंत्र हुआ था, ठीक है ना, तो भारत क्या है कि एक विशाल देश है। क्या है? विशाल देश है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले कि आपको सबसे पहले देसी रियासत की जो समस्या थी वो हल हुआ। देसी रियासत की समस्या को हल करने के बाद क्या था कि भारत के शासन प्रशासन को किस प्रकार से चलाया जाए, इसके लिए राज्यों को संगठित करना क्या था? जरूरी था। तो इसके लिए क्या हुआ था कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या हुआ था कि न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। और इस आयोग का कार्य था कि भारत में राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाए, इस संबंध में क्या करना कि अपना मतलब क्या कहते हैं कि राय सरकार को देना। तो न्यायमूर्ति फजल अली ने बताया कि भाषा के आधार पर भारत में क्या किया जाए? राज्यों का गठन किया जाए। और इस प्रकार से क्या था कि आपको भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य जो था वो आपको आंध्र प्रदेश था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो आपको आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो 1953 में। तो इस चीज़ को याद रखना है। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आपका 5वां प्रश्न पूछ रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपको न्यायमूर्ति फजल अली थे। चलिए 6ठा प्रश्न क्या कर रहा है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? तो अभी बताएं भाषा के आधार पर। तो 6 का सही आंसर डी हो जाएगा। और इस प्रकार से भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपको आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। और एक चीज याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी जो है वो आपको हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद, ठीक है ना। चलिए 7 में क्या करा? 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने थे? तो देखिए 1956 में बम्बई और पंजाब जो थे वो आपको द्विभाषी राज्य बने थे। क्या बने थे? द्विभाषी राज्य बने थे। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपको क हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए 8 में संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो देखिए संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 343 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि हिंदी जो होगी भारत की क्या होगी कि राजभाषा होगी। क्या होगी? राजभाषा होगी, जो देवनागरी लिपि में लिखित होगी। क्या होगी? देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको बी यानी कि ख हो जाएगा। चलिए 9 में भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो देखिए भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का क्या हुआ था कि आपको रचना हुआ था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो वह आपको आंध्र प्रदेश की रचना हुई थी। चलिए 10 में क्या करा है कि भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो वह आपको नागालैंड की हुई थी। किसकी हुई थी? नागालैंड की। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नागालैंड है, ठीक है ना, इसका गठन जो हुआ था 1963 में हुआ था सामरिक महत्व के आधार पर। और ये जो नागालैंड है यह आपको क्या है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य का एक क्या है कि हिस्सा है। क्या है? हिस्सा है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो देखिए इसमें अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, नागालैंड के बाद आपको मणिपुर, मिजोरम, ठीक है ना, त्रिपुरा, असम और मेघालय। ये आपको 7 राज्य जो है वो आपको पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं, ठीक है ना। और ये जो नागालैंड है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पहले इसी का गठन 1963 में हुआ था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, असम से कटकर ही इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा? यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 11 में क्या करें हैं कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? देखिए गोवा जो है भारत संघ का राज्य जो बना था वो आपको 1987 में। तो देखिए हाल फिलहाल के वर्षों में कुछ ऐसे राज्य हैं जिसके गठन हुए, उसके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले अभी जो भारत के सबसे नवीन जो संघ राज्य बने हैं, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए 31 अक्टूबर 2019 को, ध्यान से सुनिएगा, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख जो है भारत के 2 नए संघ राज्य के रूप में इसका क्या हुआ था कि गठन हुआ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। इससे पूर्व 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का क्या हुआ था कि आपको आंध्र प्रदेश से अलग होकर इसका गठन हुआ था। फिर इसके बाद 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था कि बिहार से अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ था। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड का गठन हुआ था। फिर आपको 1 नवंबर 2000 को
मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो ये सब क्या है कि आपको हाल फिलहाल के वर्षों में गठित क्या है, राज्य है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो गोवा जो भारत संघ का राज्य बना था वह 1987 में बना था। चलिए देखिए, अब अगला प्रश्न 12 क्या कर रहा है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो देखिए, भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जानते हैं। आज हम लोग जो अखंड भारत में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं यह सरदार पटेल की ही क्या है, देन है। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा पहले गृह मंत्री कौन थे, तो वह आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्हीं की स्मृति में क्या है कि आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसका निर्माण जो है वो आपको गुजरात में कराया गया है, ठीक है ना। यानी कि गुजरात में जो नर्मदा जिला है उसका एक जगह साधु बेट नामक जगह, वहीं पर स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, इसी का गठन किया गया है, ठीक है ना। यानी गठन कहते हैं मतलब इस ये जो स्टैचू ऑफ क्या है कि आपको यूनिटी है, ठीक है ना, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है कि एक मूर्ति है। और इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक है ना, वो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन इसका उद्घाटन जो हुआ था बस 2018 में हुआ था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म दिवस है, ठीक है ना, 31 अक्टूबर, इस दिन को क्या होता है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इन्हीं की जो मतलब याद में बनाया गया जो मूर्ति है, ठीक है ना, उसे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो गुजरात के नर्मदा जिला के साधु बेट नामक जगह पर क्या है, अवस्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा कि आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आपको एक क्या कहते हैं, एक बड़े किसान आंदोलन से जुड़े थे जिसका नाम था बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हो। चलिए 13 में क्या करा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका संबंध बिहार से था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। जबकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के प्रथम विधि मंत्री जो थे वो आपको B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ को आपको याद रखना है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 14 में स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे। तो देखिए, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत में आपको कौन कौन थे, हैदराबाद थे, जूनागढ़, तो ये दोनों था, ठीक है ना। यानी कि स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में 3 ऐसे देशी रियासत थे, ठीक है ना, जो भारत में मिलने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। इसमें एक हैदराबाद, एक आपको जूनागढ़ और एक जो है आपको कश्मीर था। क्या था, कश्मीर था। तो यहाँ आपका प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे, तो इसमें आपको हैदराबाद, जूनागढ़, तो ये दोनों है, इसलिए 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 15 क्या करा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह आपको कौन थे, तो यहाँ से आपका सही आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसी में प्रश्न पूछता कि भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब होता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। और इन्होंने ही क्या किया था कि भारत विभाजन की जो रूपरेखा है उसको इन्होंने क्या किया था, पेश किया था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि नोट करते चलना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताओगे, आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में। गोवा, दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। तो देखिए, गोवा, दमन एवं द्वीप, ठीक है ना, यह आपको पुर्तगाल का क्या था, उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था, पुर्तगाल का उपनिवेश था, ठीक है ना। और इसे पुर्तगाल से 1961 में क्या किया गया था कि आपको आज़ाद कराया गया था, ठीक है ना। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको डी हो जाएगा। चलिए 17 में क्या करा है, देश के विभाजन से कौन से राज्य प्रभावित हुए थे। देखिए, देश के विभाजन से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य थे वो आपको पंजाब व बंगाल था, क्योंकि इन्हीं दोनों जगहों पे क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंसा हुई थी। क्या हुई थी, हिंसा हुई थी। तो कभी कभी प्रश्न भी कर लिया जाता है कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस हर्षपूर्वक मना रहा था तो महात्मा गांधी कहाँ थे। तो महात्मा गांधी जो थे उस समय वो आपको कोलकाता में थे। कहाँ थे, कोलकाता में थे। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से नोट करते चलना है, ठीक है ना। तो 17 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा।
चलिए अब कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये आपको जिन्ना ने किया था, यानी कि टू नेशन थ्योरी, ठीक है ना। तो आप जानते होइएगा कि मुस्लिम लीग का 23 मार्च 1940 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन में इसने क्या किया था कि भारत से अलग एक पाकिस्तान जो राज्य है उसकी इन्होंने क्या किया था, मांग किया था। और इसी मांग के फलस्वरूप क्या हुआ था कि आपको 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग एक पाकिस्तान देश जो था वो आपको बना हुआ था, ठीक है ना। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो जनक थे वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो टू नेशंस थ्योरी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टू नेशंस थ्योरी, ठीक है ना। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है। तो देखिए, तो ये जो रूस है ये सबसे अधिक बार संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है उसमें निषेधाधिकार का क्या किया, प्रयोग किया, मतलब कि वीटो पावर का प्रयोग किया है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका गठन जो हुआ था विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से आपको कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी कितने सदस्य देश है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अभी सदस्य देश की संख्या है वो आपको 193 है, यानी कि 193 है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो आपको कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी जो महासचिव है वो आपको एंटोनियो गुतेरस है, जबकि इसके पहले महासचिव जो थे वो आपको कौन थे, तो वो आपको त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है कि इसके जो सुरक्षा परिषद है इसमें क्या होते हैं कि दो प्रकार के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। एक सदस्य जो होते हैं वो आपको अस्थायी होते हैं और एक जो होते हैं आपको अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्य देश में आपको क्या है कि 5 बड़े देश आते हैं, जैसे देखिए कौन कौन, अमेरिका, कौन आते हैं, अमेरिका। अमेरिका के अलावा आपको क्या है कि यानी कि इधर से चलते इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद आपको फ्रांस, फ्रांस के बाद आपको रूस और चीन। तो इस प्रकार से ये 5 ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश है। अब बाकी इधर के जो 10 सदस्य देश बचते हैं जो कि आपको अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। उनका जो कार्यकाल होता है वो आपको 2 वर्षों का होता है। क्या होता है, 2 वर्षों का होता है, ठीक है ना। और यह आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार क्या होते हैं कि बारी बारी से चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपका डायरेक्ट प्रश्न कर रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, तो यह आपको रूस किया है। और एक चीज़ को याद रखिएगा कि वीटो शक्ति उसी देश को प्राप्त है, ठीक है ना, जो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश है। मतलब वीटो शक्ति वाले 5 देश है वो आपको कौन कौन है, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस और चाइना। ये 5 ऐसे देश है जिसको वीटो शक्ति क्या है कि प्राप्त है। चलिए तो 19 का सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए 20 में क्या करा, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो देखिए ताशकंद समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो यानी कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता पर क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। ताशकंद समझौता जो हुआ था 1965 के भारत और पाकिस्तान वार के बाद हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा, ताशकंद समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया था। तो देखिए ताशकंद समझौता पर जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खां और इधर से भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और इस समझौते के एक ही दिन बाद ही, यानी ये समझौते के मध्य रात्रि के बाद ही क्या हुआ था, यानी कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु जो थी वो आपको ताशकंद में ही हो गई थी। और उस समय ताशकंद जो था वह आपको सोवियत संघ का ही एक हिस्सा था, जो कि अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान की क्या है कि आपको राजधानी है। यहीं पर आपको 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। किसके बीच, तो लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खां के बीच। यानी कि ताशकंद समझौता भारत और किसके बीच हुआ था, पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है वह आपको असत्य है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, जो ये जो है बिल्कुल सही है कि राज्य पुनर्गठन जो है यह इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, बिल्कुल सही है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, ये गलत है। क्योंकि देखिए इसने अपना रिपोर्ट जो भारत सरकार को दिया था 1956 में दिया था। कब दिया था, 1956 में। तो इस प्रकार से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था, न कि 1996 में। तो आपका ये बी नंबर जो है वो आपको गलत है। फिर देखिए सी में क्या करा है, इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, इन्होंने भाषा के आधार पर ही राज्यों के गठन की क्या की थी, कि मतलब बात कहे हुए थे। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है
कि सिक्किम, ठीक है ना, देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था। तो देखिए सिक्किम भारत का जो हिस्सा बना था 1975 में बना था, ठीक है ना। लेकिन पूर्णतः यानी कि भारत का हिस्सा जो बना था 1975 में बना था। इस चीज़ को आपको क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। और सिक्किम के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या है कि सबसे छोटा राज्य है। चलिए 23 में, जो कि इस सीरीज के अंतर्गत अंतिम क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी। तो यह आपको विशाल आंध्र आंदोलन ने किया था। तो 23 का जो है वो क्या हो जाएगा कि आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें टोटल जो है आपको क्वेश्चन जो है 44 है। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि 23 तक जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर इससे संबंधित और भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।